Okay, a warm welcome and a very good morning. We are back with chapter number 3. Chapter 3 में हमने पिछले लेक्चर में बात किया था अबाउट ऑल्टरेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज. रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में 4 सिचुएशन थे. चेंज विद इन लोकल लिमिट्स, चेंज आउटसाइड द लोकल लिमिट्स, चेंज फ्रॉम वन आरओसी टू अनदर आरओसी एंड चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट. हमने ऑल्टरेशन ऑफ नेम क्लॉज भी पढ़ा, हमने ऑल्टरेशन ऑफ सिचुएशन क्लॉज पढ़ा. करेक्ट बात. नाउ वी आर लेफ्ट विद डिफरेंट ऑल्टरेशंस. अभी भी ऑल्टरेशंस हम पढ़ेंगे, ठीक है ना. बट बीच में मैं एक छोटा सा थियरी ले रहा हूं, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो. ये एक थियरी है. लाइक आपने डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट पढ़ा, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस पढ़ा, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस. अभी और एक है डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो. ये कुछ भी नहीं है, ये वो थियरी है जो आपको आता है, दैट इज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील. करेक्ट बात. लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील को एक्चुअल ऑफिशियल नाम जो हम देंगे, थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंस है. मतलब आपको मैं बताऊं तो यस, थोड़ा डिफरेंस डेफिनेटली है, बट आपको उस डेप्थ में दिया नहीं है. तो अभी के लिए आपको ये समझना है कि जो भी आपका लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील है वही आपका डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो है. मतलब यहां पर आपको ये समझना है कि जनरली होता क्या था कि यहां पर सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, बट इन डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं माना जाएगा. क्लियर कट है. कंपनी जो भी कर रहा है, करेक्ट है, तो उसके डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल है, उसके शेयर होल्डर रिस्पॉन्सिबल है, या उसके चलाने वाले लोग रिस्पॉन्सिबल है. तो ये हो जाता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, या और एक नाम आ सकता है दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो आपके इसमें टेक्निकली हार्डली 2 या 3 सेंटेंस में ये चीज खत्म हो जाती है. और आपको ये समझना है कि आइडियली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो एंड लिफ्टिंग इज वन एंड द सेम. इस लेवल पे आपको यही समझना है. तो यहां पर देखिए, इट इज यूज्ड बाय द कोर्ट टू इग्नोर द स्टेटस ऑफ शेयर होल्डर्स, ऑफिसर्स एंड डायरेक्टर्स in reference to their liability in respective capacity, so that they may be held personally liable for any action which they have acted fraudulently or unjustly. लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट में पढ़ा आपने. कंपनी बना के फ्रॉड कर रहे हो, आप बोल रहे मैंने नहीं, कंपनी ने किया. अरे कंपनी और आप एक ही है. लिफ्ट ऑफ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस एंड हो जाता है. आपका एज अ मेंबर लिमिटेड लाइबिलिटी है, तो यहां पर अभी आपकी लाइबिलिटी हो जाएगी अनलिमिटेड, क्योंकि आपने कंपनी के माध्यम से कोई भी अनजस्ट ट्रीटमेंट किया है या फ्रॉडुलेंट वर्क किया है, तो कंपनी तो लाइबल है ही, बट चलाने वाले लोग भी लाइबल है. आप उसको लिफ्ट द कॉर्पोरेट व्हील, मतलब सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस हटा दो, और इस रूल का नाम हो जाएगा डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो. दैट्स इट. एकदम खत्म हो गया. इन्होंने टेक्निकल आपको दिया नहीं, एक्चुअली थोड़ा सा देना चाहिए था, बट एनीवेज अपने को इतना तो पढ़ना है. हार्डली उन्होंने चीज कवर अप करी है, तो बुक में लिखोगे, नोट डाउन करोगे आप. ऑल्टरेशंस में कंटिन्यू करो. डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो. डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो. करेक्ट. इसमें आप लिखोगे, as per this doctrine, as per this doctrine, heading is doctrine of alter ego. हाँ, यस गाइस. डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो में आप लिखोगे दिस डॉक्ट्रिन. अच्छा, एज पर दिस डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन तो आई गया ना एंड में. दिस डॉक्ट्रिन हो या एज पर दिस डॉक्ट्रिन, आ गए वहां तक. स्टेशन पहुंचना बहुत जरूरी है जिंदगी में, डेस्टिनेशन पहुंचना बहुत जरूरी है. बीच में भटकते रहोगे तो रह जाओगे भाई, भजन कीर्तन करते हुए. ठीक है ना बात. एज पर दिस डॉक्ट्रिन द कोर्ट इग्नोर्स द स्टेटस ऑफ, the court ignores the status of, the court ignores the status of shareholders, comma,
shareholders comma officers comma directors, shareholders comma officers comma directors in reference to their liability, in reference to their liability, उनके लाइबिलिटी को लेकर, ठीक है, इन रेफरेंस टू देयर लाइबिलिटी, so that they are personally held liable, so that they are personally held liable, so that they are personally held liable for their actions, for their actions, so that they are personally held liable for their actions when they have acted fraudulently or unjustly, when they have acted fraudulently or unjustly, when they have acted fraudulently or unjustly. वेरी सिंपल इट इज. सी आपने टॉट में पढ़ा विकरियस लाइबिलिटी, ईटी में भी पढ़ा, एग्जीक्यूटिव में भी आपको टॉट्स का चैप्टर था, ठीक है ना बात. तो विकरियस लाइबिलिटी में आपने पढ़ा करता कोई और है, भरता कोई और है, एक्ट बाय वन, इंपैक्ट ऑन अनदर. तो अभी तक क्या था, डायरेक्टर कोई भी लोन ले रहा है तो कंपनी लायबल है, करेक्ट है. डायरेक्टर ने थोड़ी बहुत गड़बड़ करी तो कंपनी लायबल है. बट यहां पर विकरियस लाइबिलिटी हट जाएगा, डायरेक्टर ने गड़बड़ करी, डायरेक्टर ही लायबल है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो दिस इज द डिफरेंस, और अल्टीमेटली यू आर रिमूविंग द सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, करेक्ट है. तो टेक्निकल डिफरेंस पे नहीं आना है, आपको दिया ही इतना है उन्होंने, ठीक है. तो आपको ये समझना है कि एज पर डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो, योर सिंपल बात है कि जो भी कंपनी चलाने में फ्रॉडुलेंट इंटेंशन से कंपनी के थ्रू काम कर रहा है तो वो खुद लायबल रहेगा, कंपनी लायबल नहीं रहेगा. बट पहले क्या था, शेयर होल्डर ने कुछ भी कंपनी बनाई तो वो कंपनी लायबल है, ठीक है. डायरेक्टर कोई भी एक्शन ले रहा तो कंपनी लायबल है. विकरियस लाइबिलिटी, विच लाइबिलिटी, एक्ट बाय वन, इंपैक्ट ऑन अनदर. बट इन दिस केस देयर इज नो विकरियस लाइबिलिटी. इन दिस केस जो करेगा वो ही भरेगा, करेक्ट बात. तो डायरेक्टर ने कंपनी के थ्रू गड़बड़ करी, डायरेक्टर ही पर्सनली लायबल रहेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो. ये छोटा सा कंसेप्ट था. अब मैं आ रहा हूं अबाउट दी व्हाट कॉल्ड एज, आई एम कमिंग टुवर्ड्स दी ऑल्टरेशंस. फिर हम ऑल्टरेशन की जर्नी पर आ रहे हैं. ऑल्टरेशन के दो बड़े वाले डिस्कशंस हमने कंप्लीट करे, इज दैट राइट? ठीक है. तो अब थोड़े से डिस्कशंस और देखते हैं. लेट अस कम टू द व्हाट कॉल्ड एज ऑल्टरेशंस. तो ऑल्टरेशन में अभी लाइबिलिटी क्लॉज, अगर मेंबर लिमिटेड लाइबल है और मेंबर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं अपने को, करेक्ट गाइस. तो लाइबिलिटी क्लॉज को लेकर हम बात कर रहे हैं. जस्ट 1 मिनट, मैं आपको आइडिया दे रहा हूं. ऑल्टरेशन ऑफ विच क्लॉज? लाइबिलिटी क्लॉज, करेक्ट बात. तो लाइबिलिटी क्लॉज में जनरली कंपनीज कौन सी बनती है? लिमिटेड लाइबिलिटी वाले, करेक्ट बात. बट अगर उनको लाइबिलिटी बढ़ानी है तो अच्छी बात है, बुरी बात है? बहुत ही बढ़िया, क्रेडिटर्स और सिक्योर हो जाएंगे, करेक्ट बात. मेंबर ने 2 करोड़ रुपए लगाए, उधारी 10 करोड़ का ले रखा है. अब मेंबर बोलते हैं हम अनलिमिटेड लाइबल है, तो उनकी लाइबिलिटी क्लॉज को हम ऑल्टर कर रहे हैं. तो येस अलाउड बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना बात. सेक्शन 13 में ऑल्टरेशंस है, और ऑल्टरेशंस के अंदर बोला गया है आप लाइबिलिटी ऑल्टर कर सकते हो एंड यू कैन पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन इन दिस रिगार्ड्स. इज दिस वेरी वेरी क्लियर? समझ में आ रहा है? बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला इन्हें. देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13(1), 13 इज ऑल्टरेशन ऑफ एमओए, याद आ रहा है. सेक्शन 3 फॉर्मेशन, सेक्शन 4 एमओए, सेक्शन 5 एओए, सेक्शन 6 एक्ट टू ओवरराइड एमओए एंड एओए, सेक्शन नंबर 7 इनकॉर्पोरेशन, सेक्शन नंबर 8 चैरिटेबल कंपनी, सेक्शन 9 इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 10 इफेक्ट ऑफ एमओए एओए, सेक्शन 11 नहीं पढ़ा है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, सेक्शन 12 रजिस्टर्ड ऑफिस, सेक्शन 13 ऑल्टरेशन ऑफ एमओए, सेक्शन 14 ऑल्टरेशन ऑफ एओए. यहां तक आ रहा है, करेक्ट बात. तो अब ये देखो, यहां पर देखा, अ कंपनी बाय स्पेशल रेजोल्यूशन and complying with the procedures specified in this section alter the provisions of MOA. It means that a company can change the liability clause
ऑफ एमओए बाय पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन. बट इन्होंने यहां पर ये नहीं दिया कि अनलिमिटेड का लिमिटेड कर रहे हैं. ये वाला डिस्कशन मैंने आपको बोला कहां पर है, चैप्टर 12 में. कन्वर्जन ऑफ अनलिमिटेड कंपनी इनटू लिमिटेड कंपनी. कन्वर्जन ऑफ अनलिमिटेड. अरे पहले आपने बोला हम पूरे रिस्पॉन्सिबल है, आप ये बोल रहे हम रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है, तो ये तो क्रेडिटर्स को धोखा हो गया. करेक्ट बात. देखो आप पूरा, जहां पर आपकी लिमिटेड जिम्मेदारी है आप पूरी जिम्मेदारी ले रहे हो तो अच्छी बात है, बट जहां पर पूरी जिम्मेदारी हो आप थोड़ी जिम्मेदारी पर आ रहे हो तो इट्स अ नेगेटिव साइन. करेक्ट बात. तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए चैप्टर में दिया ही नहीं है. कहां दिया है, चैप्टर नंबर 12. बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूं क्या है. सपोज एग्जाम्पल है कि मैंने बोला कि मैं गारंटी दे रहा हूं 500 करोड़ का और मैं 200 करोड़ का शेयर लगाऊं. अब मैं बोल रहा हूं मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं, तो गवर्नमेंट बोलती है रुक भाई, तेरे गारंटी के भरोसे क्रेडिटर्स ने पैसे दिया. करेक्ट. अब तू गारंटी हटा रहा है, तेरी लाइबिलिटी कम कर रहा है, तो जितनी गारंटी अमाउंट है उतना शेयर्स लेकर आ जा. पहले शेयर्स बढ़ा दे. 500 रुपए की गारंटी है, 500 करोड़ की गारंटी है, तेरा शेयर 200 करोड़ का है, तो 700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर और तू अभी कन्वर्ट कर. मतलब इतना पैसा लाके कंपनी में डिपॉजिट करना पड़ेगा, क्योंकि तेरे गारंटी के भरोसे क्रेडिटर्स ने कंपनी में उधारी दी थी. तो अब तू पलट रहा है. पहले तूने बोला मैं गारंटी दे रहा हूं 500 करोड़ की, अब बोल रहा मैं नहीं दे रहा हूं, तो तुम करो ना, ऐसा मना नहीं है, बट पहले 500 CR का शेयर्स लाना पड़ेगा. क्या लाना पड़ेगा, शेयर्स लाना पड़ेगा. शेयर्स बढ़ा दो और गारंटी हटा दो, हम ऑल्टरेशन को मना नहीं करेंगे. देखो पहले कम लाइबल थे, आप ज्यादा लाइबल हो रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट पहले ज्यादा लाइबल थे अब कम कर रहे हो, तो कम करने के लिए जितने वादे करे थे उतना पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करके आपने ऑल्टरेशन आप कर सकते हो. बट वो डिस्कशन यहाँ का पार्ट ही नहीं है. मैंने आपको क्या बोला कि यहां पर सिर्फ क्या बोला कि लाइबिलिटी लिमिटेड है, अनलिमिटेड कर रहे, यू नीड टू पास व्हाट, स्पेशल रेजोल्यूशन. खत्म कर दिया इन्होंने. समझ गया ये बात. इज दैट वेरी क्लियर. करेक्ट. तो नेक्स्ट हेडिंग लिखना है ऑल्टरेशन ऑफ लाइबिलिटी क्लॉज. ऑल्टरेशन ऑफ लाइबिलिटी क्लॉज. ऑल्टरेशन ऑफ लाइबिलिटी क्लॉज. ठीक है गाइस. उसमें लिखोगे ब्रैकेट में सेक्शन नंबर 13, सेक्शन 13 में ही रेफरेंस है इसका. करेक्ट. उसमें आप लिखोगे अ कंपनी कैन ऑल्टर लाइबिलिटी क्लॉज a company can alter liability clause by passing special resolution. By passing special resolution. By passing special resolution. बात खत्म हो गई. एंड फाइल द रेजोल्यूशन विद दी ROC. वो बोलने की जरूरत ही नहीं है. MJT 14. करेक्ट बात. तो यहां पर देखिए, यहां पर देखना, और ऑब्वियसली आप MOA ऑल्टर कर रहे हो तो आपको स्पाइसी प्लस MOA भी फाइल करना है, तो बोलने का बात ही नहीं है. बट ये देखो, प्रोवाइड्स दैट अ कंपनी इन रिलेशन टू ऑल्टरेशन विल फाइल विद द रजिस्ट्रार द स्पेशल रेजोल्यूशन कॉपी बाय द कंपनी. तो ये आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है. MJT 14 आपको फाइल करना पड़ेगा. ये हो गया आपका व्हाट कॉल्ड एज ऑल्टरेशन ऑफ लाइबिलिटी क्लॉज. कंप्लीट हो जाता है. इन्हें दिया ही नहीं आपको जानकारी. अब नेक्स्ट लिखते हैं ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज. ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज. ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज. गाइज ये कंपनीज एक्ट में ऑलरेडी हो चुका है. ये रिपीटेशन है. यहां पर सेक्शन 61 का रेफरेंस आया है. यहां पे सेक्शन 61 में ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज 5 जगह पर होता है. बताइए, ये 5 जगह आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी. इट्स ऑल रिपीटेशन फ्रॉम कंपनी लॉ. तो ये 61 में क्या लिखा है ये आपको मुझे बताना है. देख के बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं देख सकते हो. ऑब्वियसली याद रखना थोड़ा ऑलवेज अ टास्क, बट स्टिल ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज क्या पढ़ा है, ये रिपीटेशन है, इससे मैं वापस नहीं बढ़ाने वाला. बोलिए, इट्स वेरी इजी. बोलो. ऑथराइज कैपिटल बढ़ा देना, और सब डिविजन ऑफ शेयर्स, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स. 5 मेथड पढ़े होगे ना आपने 61 में, याद आ रहा है. कंसोलिडेशन, यस,
सब डिविजन ऑफ शेयर क्यों करते बताइए? कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक और स्टॉक इनटू शेयर्स, करेक्ट बात. शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक. स्टॉक क्या होता है आप समझ रहे हो? स्टॉक एंड शेयर के डिफरेंस पड़े होंगे आपने, करेक्ट बात. अब यहां पर आप समझना है कि अगर आपने शेयर्स, ऑब्वियसली आप फुल्ली पेड शेयर्स को ही स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हो, पार्टली पेड शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, ये आपने पढ़ा होगा, करेक्ट बात. तो ये सारे आगे मुझे होता कैंसिलेशन, जो शेयर्स नहीं लिए गए, ठीक है ना, आपने फॉरफिट करके क्या करना है, कैंसिल है. तो कैंसिलेशंस को भी आपको क्या करना पड़ेगा, ऑल्टरेशन ऑफ एमओए. तो यही बातें जो कंपनीज एक्ट में यहाँ पे रिपीट कर दी है. तो हम वापस पूरा नहीं लिखने वाले, ऑलरेडी ये कंपनीज एक्ट का करिकुलम है जो आपको आता है. तो यहाँ पर क्लियर लिखा है, इंक्रीज दी ऑथराइज कैपिटल, कंसोलिडेट एंड डिवाइड द शेयर्स इनटू ऑफ लार्जर सम इनटू एन एग्जिस्टिंग, जो भी है, कन्वर्ट फुल्ली पेड शेयर्स इनटू स्टॉक and reconvert the stock into shares, subdivide the shares and cancel the shares. Consolidation, subdivision, cancellation, conversion and increase the authorize. ये 5 बातें 61 में लिखी है जो कंपनीज एक्ट का पार्ट आपने पढ़ा है, करेक्ट है. आपने ये भी पढ़ा होगा कि सब डिविजन क्यों करते हैं. लिक्विडेशन, जैसे एमआरएफ का शेयर है, ठीक है, 75,000 का शेयर है, 80,000 का शेयर है, एक आदमी इतना नहीं खरीद सकता है, बट वही शेयर को 10 इसमें डिवाइड करेंगे तो लिक्विडिटी और ट्रेडेबिलिटी बढ़ेगी, करेक्ट बात. अगर 75,000 का शेयर मुझे खरीदना है, मेरे पास पैसे नहीं है, बट वही कंपनी वो एक शेयर को 10 शेयर में डिवाइड करता है, तो वो एक शेयर को 10 शेयर में डिवाइड कर रहा है, तो 75,000 का शेयर 7,500 हो जाएगा, और अभी हम जैसे गरीब लोग वो शेयर खरीद पाएंगे. इज दैट वेरी क्लियर? बट पहले हम वो चीज़ नहीं खरीद पा रहे थे, तो वो लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए सब डिविजन करते हैं. या छोटे छोटे शेयर्स है, लोग बहुत सारा मार्केट में फ्लक्चुएशन ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो फ्लक्चुएशन अननेसेसरी डिमांड सप्लाई को इम्पैक्ट कर रहे हैं और बहुत प्राइस फ्लक्चुएशन कर रहे हैं, तो हम शायद से क्या कर दे, उसको कंसोलिडेट करें. या कन्वीनियंस के लिए कि भाई छोटे छोटे शेयर्स हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, कंसोलिडेशन या स्टॉक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. इज दैट वेरी क्लियर गाइस? तो ये पूरे 61 की प्रोविजन है जो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ और आपको आता है, ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ. बट यहाँ पे प्रोसीजर क्या है ये मुझे बताना पड़ेगा. व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व फॉर ऑल्टरेशन ऑफ द कैपिटल क्लॉज? इज दैट वेरी क्लियर? तो 61 सेक्शन विल बी योर होमवर्क, ये क्लियर है. तो एक काम करो, लिखो नीचे ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज हेडिंग आ गया, उसके नीचे आप हाफ अ पेज सेक्शन 61 के प्रोविजन के लिए लिखोगे, करेक्ट गाइस? अब नेक्स्ट हाफ अ पेज 61 के लिए रखोगे, 5 पॉइंट लिखकर आओगे उधर, करेक्ट? कौन से 5 पॉइंट बताइए? इंक्रीज इन दी ऑथराइज कैपिटल, सेकेंड consolidation and then subdivide, and third is converting fully paid shares into stock and reconvert it. Next is subdivision of the shares and last is cancellation of the shares. Very clear guys? ये 5 पॉइंट अब लिखोगे. अब इसके बाद आप लिखोगे प्रोसीजर फॉर ऑल्टरिंग, प्रोसीजर फॉर ऑल्टरिंग एमओए. Procedure for altering MOA to increase authorized capital. Procedure for altering MOA to increase authorized capital. करेक्ट? ऑथराइज कैपिटल करने के लिए क्या प्रोसीजर्स है, ठीक है ना बात? स्टेप वन, चेक ऑथराइजेशंस इन आर्टिकल्स, कि आपको अलाउड है या नहीं अलाउड है. आर्टिकल्स को रीड करो. चेक ऑथराइजेशन इन आर्टिकल्स, चेक ऑथराइजेशन इन आर्टिकल्स. डू यू एग्री कि आर्टिकल्स के रेफर करो, आपको पावर है या नहीं है? नहीं है तो आर्टिकल्स ऑल्टर करना पड़ेगा, करेक्ट बात? स्टेप 2, अभी बोर्ड मीटिंग बुलाओगे, एक सेकेंड पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलेंगे पैसे लग रहे कंपनी में, वी नीड टू इंक्रीज द कैपिटल, तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा, उसी मीटिंग में ईजीएम का डेट टाइम प्लेस फिक्स होगा, उसी मीटिंग में नोटिस और एक्सप्लेनेटरी नोट ड्राफ्ट होगा, और उसी मीटिंग में किसी सीएस या फिर डायरेक्टर को इंचार्ज किया जाएगा. कॉमन पॉइंट्स हर जगह पे ये पॉइंट्स आ रहे हैं ना. प्रोसीजर जब भी आता है तो ये पॉइंट्स तो कॉमन है, बोर्ड मीटिंग के अंदर ये पॉइंट चिपका के आना है अपने. आर यू गेटिंग दिस? तो देखो उन्होंने भी किया है कि कॉल अ बोर्ड मीटिंग
and get in principle approval of directors to increase the authorized capital, fix the date, time, place of EGM, approve the notice of EGM, authorize the director or CS. तो ये हो गया आपका steps. Are you understanding this? तो जब भी कॉल ऑफ बोर्ड मीटिंग आएगा 4 पॉइंट तो लिख कर आना. मैं नहीं भी लिखा हूं नोट्स के अंदर, आपने लिख कर आना है. बोर्ड मीटिंग में थोड़ा डांडिया खेलेंगे, समझे मेरी बात. बोर्ड मीटिंग में बैठकर वो लोग रेजोल्यूशन पास करेंगे. पॉजिटिव रेजोल्यूशन पास हो गया, अब वो बोलेंगे चलो मेंबर्स को पूछना है, मीटिंग का डेट फिक्स करो, नोटिस ड्राफ्ट करो, एनेक्सचर करो और किसी को ऑथराइज करो मीटिंग कन्वे करने के लिए. बात खत्म हो गई. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये पॉइंट तो रिपीटेशन है सब. फिर आप क्या करोगे? सेंड नोटिस 21 क्लियर डेज, होल्ड दी एजीएम ईजीएम, करेक्ट बात, एंड देन पास दी स्पेशल रेजोल्यूशन एंड देन एमजीटी 14. ये धर्म हो गया. ये आपको भी आ रहा है अभी, करेक्ट बात. तो लिखो आप नीचे. स्टेप 2, कॉल बोर्ड मीटिंग. कॉल बोर्ड मीटिंग, करेक्ट. अब उसमें मैं पॉइंट्स नहीं डिक्टेट कर रहा हूं, आप वो लिखोगे ना कि पास रेजोल्यूशन, ड्राफ्ट नोटिस, ठीक है ना, फिक्स द डेट, टाइम, प्लेस ऑफ ईजीएम, ऑथराइज एनीथिंग, ठीक है ना बात. नेक्स्ट स्टेप 3, इशू नोटिस एज पर 101. ये भी नहीं लिखा हूं मैं. इशू नोटिस एज पर 101. इशू नोटिस एज पर 101. क्लियर बात है, ठीक है. तो वो 101 क्लियर डेज, किसको नोटिस देना? लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ऑफिशियल असाइनी, देन द शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर, ऑडिटर, ये सबको जाएगा, करेक्ट बात. 101 चिपका के आ जाना है. उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप नंबर कौन सा है? 4, होल्डिंग ऑफ जनरल मीटिंग. होल्डिंग ऑफ जनरल मीटिंग, होल्डिंग ऑफ जनरल मीटिंग, करेक्ट. अब ऑब्वियसली उसमें होल्ड करके समोसा नहीं खिलाना है, रेजोल्यूशन पास करना है. उसमें आप लिखोगे कि हेल्ड द मीटिंग एट द रिस्पेक्टिव डेट, टाइम, प्लेस एंड पास द स्पेशल रेजोल्यूशन. उसके बाद में रेजोल्यूशन पास हो गया, अब आरओसी को बताना पड़ेगा. अब आरओसी को बताने के 2 तरीके. पहले स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए एमजीटी 14 और शेयर्स चेंज हुआ उसके लिए SH7. विच फॉर्म? SH7. वेरी क्लियर गाइस. तो नेक्स्ट स्टेप नंबर 5, आरओसी फाइलिंग्स. आरओसी फाइलिंग्स, करेक्ट. उसमें लिखोगे आप फाइल SH7, फाइल SH7, करेक्ट, along with the following documents. फाइल SH7 along with the following documents, करेक्ट बात. तो उसमें आप लिखोगे पहला नोटिस ऑफ EGM अटैच करोगे, नोटिस ऑफ EGM. देन नेक्स्ट सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन, certified copy of resolution, and next is altered MOA. Altered, देखो, notice of EGM, certified copy of resolution. एक सेकेंड ना, जब भी ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज करना है तो देयर इज OR, अदर केस इट इज SR. कैपिटल में भी मैं बता रहा हूं आपको, ये स्पेसिफिकली जब भी ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज करना है तो इट इज ऑर्डिनरी, बट जनरली एनी अदर ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायर SR. ठीक है ना बात. तो यहां पर अभी फिलहाल अगर ऑथराइज कैपिटल की बात चल रही है तो OR पास भी किया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. सर कंसोलिडेशन ऑफ शेयर करना है SR, सब डिविजन करना है SR, जनरल रूल इज SR, स्पेसिफिक केस में OR आ जाएगा. इज दैट वेरी क्लियर? करेक्ट. जैसे मैंने आपको क्या बोला, नेम क्लॉज, गवर्नमेंट ने नाम बदलने बोला तो कौन सा OR, और आप खुद बदल रहे तो SR, चेंज हो सकता है. करेक्ट गाइस. तो आपने लिखा, नेक्स्ट लिखना है, नेक्स्ट लिखना है. स्टेप नंबर 6, स्क्रूटनी बाय ROC, स्क्रूटिनाइज करना, स्क्रूटिनी बाय ROC, स्क्रूटिनी बाय ROC. ROC सब वेरीफाई करके अप्रूवल देगा, सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा. देखो यहाँ पे, कंसर्न्ड ROC विल चेक द फॉर्म्स एंड ऑल द अटैचमेंट एंड विल अप्रूव द इंक्रीज इन द
ऑथराइज्ड कैपिटल. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? वेरी क्लियर गाइस. तो स्क्रूटिनाइज बाय आरओसी डैश करके लिखना है. आफ्टर वेरिफिकेशन आरओसी विल अप्रूव. आफ्टर वेरिफिकेशन आरओसी विल अप्रूव. ROC will approve what? Will approve the increase in authorized capital. खत्म हो गया. ROC will approve the increase in authorized capital. अच्छा, कल मजाक मजाक में एक चैप्टर खत्म हो गया. मजा आ गया मेरे को, एकदम ऐसा दिल खुश हो गया मेरा. मजाक मजाक में हो ही गया. मजाक थोड़ी ना था, मतलब मेरे लिए मजाक था वो, आप लोगों के लिए नहीं था. अरे जेन्युइनली हुआ चैप्टर कल. आपको रियलाइज नहीं हुआ ये बात? रियलाइज हुआ? घर जाके रियलाइज हुआ कि आज क्या हो गया? OMG, गुड मॉर्निंग. हाँ, आशीष पूछा अच्छा ये नया चैप्टर चल रहा है? ओहो हो, सही. ये पुराना चैप्टर पढ़ा रहे कि नया पढ़ा रहे हैं? बच्चा उसी जजमेंट में आधा दुनिया में अटका हुआ रहता है, आगे बढ़ ही नहीं पाता है. अड़चनों में रहने से जिंदगी आगे नहीं बढ़ सकती है भाई, ये बात तो क्लियर है. तो अब मेरी बात समझना कि ये हो गया इंक्रीज इन ऑथराइज्ड कैपिटल. कंप्लीटली डन. कितने ऑल्टरेशन हो गए? 4. कौन से 4? ऑल्टरेशन ऑफ नेम क्लॉज, ऑल्टरेशन ऑफ सिचुएशन क्लॉज, ऑल्टरेशन ऑफ लाइबिलिटी क्लॉज, ऑल्टरेशन ऑफ. अब 6 क्लॉजेज है, करेक्ट बात. 6 में से एक तो ऑल्टर होता ही नहीं है, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, सब्सक्राइबर क्लॉज. वो तो एक बार जो नाम है वो नाम है. बट इसके अलावा अब क्या बचता है? ऑल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज. वेरी क्लियर गाइस. तो ये एक ऑल्टरेशन बचा हुआ है. बट एक काम करो, पहले जितना लिखा है आपने डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो लिखा है. मैं ऑनलाइन जनता जो डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो में नहीं थे उनको मैं बता रहा हूं कि इट्स ऑलमोस्ट लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील ओनली. लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का नामकरण डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो अभी समझना है आपको. ठीक है, तो 2 लाइन लिखा है मैंने, और ये मैंने ऑल्टरेशन लाइबिलिटी क्लॉज लिखा दिया, और मैंने क्या लिखा दिया? शेयर कैपिटल क्लॉज. एक बार देख लो, देख लो, देख लो. कोई क्वेरी है तो पूछो. चैप्टर का नाम मत पूछना बस. तारे जमीन पर. क्या हो गया भाई? किस अड़चन में है? क्या कर रहा है पंखे को? हनुमान जी बनना चाहेगा तू? हॉस्टल वाली फीलिंग ला रहा है तू? हाँ, ऑन करना है, ऑन करो वहां से. बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई. ये ट्रेन वाली फीलिंग आ रही है मुझे, जैसे वेकेशंस पास आते तो ऐसा ट्रेन फ्लाइट सब दिख रहा है मुझे. हमारा वेकेशन है भाई, कम ऑन. हाँ, आज मैं गोवा वाली फीलिंग में हूँ. सही बात बोले आपने, एकदम ऐसा अरे यार हॉलीडे मिला ही नहीं है. आप लोग को मिलना नहीं चाहिए वो अलग बात है, करेक्ट है. एक एक दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके घर ईंटें लगाने के लिए. ठीक है ना बात? हर एक चीज आपके नॉलेज की ईंटें लगना बहुत जरूरी है. ठीक है, हमारा ईंटें ज्यादा हो गए, हमको वेकेशन की ज्यादा जरूरत है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? डू यू एग्री?
और बिल्कुल भी नजर मत लगाना। कौस्तुभ उधर से ही नजर लगा रहा है बैठे बैठे। मेरे अगर ट्रिप में कुछ भी गड़बड़ हुई, पूरी बैच को मैं प्यार से गाली दूंगा। मस्त बढ़िया मैं आऊंगा, 2 दिन और पढ़ाऊंगा दिवाली के बाद, और फिर मैं सबको बाय बाय बोल के जाने वाला हूं। मजा आएगा। वो उनके घर पे गए। गुलाब जामुन मैंने मंगा लिया 1 किलो। उन्हें फोटो डाला, मैंने मैसेज कर दिया भाई 2 किलो लेकर आना, 2 और 1 किलो बोल दिया मैंने, आ जाएगा गुलाब जामुन, है ना, एकदम मस्त। ऐसा मतलब गुलाब जामुन का मजा कब है मालूम है आप लोगों को? जब वो बन रहा है और वो दालती आपने उठा के खा लिया, तो उसका मजा ही अलग है। सीरियसली बोल रहा हूं मैं। हाँ हाँ, अरे डन, आ जाएगा, शेयर करेंगे सब लोग, क्या दिक्कत है। सर को बोला मैंने लाने, देखते लाते हैं। किसके इसमें? वैकेशन के नाम पे मैम की शादी में जा रहा हूं मैं। मैम की शादी अब तक डेट ही नहीं बताई मैम ने। क्या बताया मैम? क्या डेट है बता, क्या डेट है बता। अरे मेरे इनविटेशन ही नहीं है मेरे को। तुमने क्या बोला मयूर सर, देखो जिस दिन मैंने आपको ऐसे इनविटेशन दिया, ऐसा आईफोन देंगे, आईफोन ऑन करते ही इनविटेशन कार्ड उसमें रहेगा। समझ में आया मेरी बात? और ऐसा स्क्रॉल करके वेन्यू, और उसी में फ्लाइट टिकट बुक होगा, उसी में डेबिट कार्ड रहेगा। तो इस तरीके का इनविटेशन में वेट कर रहा हूँ। अरे बहुत बिग शॉट है वो, मजाक नहीं। गरीबों के मजे हो जाते हैं उसमें, सच में। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली। हमने उनको बोला हम इनविटेशन लेंगे तो आईफोन की में ही इनविटेशन लेंगे, दे तो नहीं लेंगे। अरे वो भी मिले तो भी चलेगा, क्या दिक्कत है। देखो मैं, आप लोग एग्जाम्स देते रहेंगे और मैं मस्त डांस करूंगा, एकदम वीडियो वीडियो भेजूंगा आप लोगों का, सब लोग नाचेंगे। सिद्धार्थ मजे ले रहा है। तेरे को फैन मिल गया ना ऑन, शांत रहे ना भाई। देखना मेरे मेरे मूड पर पानी क्यों डाल रहा है तू? हाँ? ऐसा कोई 10 दिन का शादी होता है क्या? 10 दिन गया गया वो जमाना है। कुछ भी इतने लुक्के खाली कोई नहीं बैठे, देखना। आप लोग पढ़ाई की रील्स डालना, ठीक है ना बात? पढ़ाई करते वैसे बुक्स के रील डालना, ठीक है? ए सिद्धार्थ, मनीष, क्या कर रहा है भाई? यस गाइस, अरे ऑल ओके, हो गई आपस में गुफ्तगू। चलो अब आगे बढ़ेंगे, प्लीज प्लीज अब आ जाओ। नेक्स्ट हेडिंग लिखना है ऑल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज। नेक्स्ट हेडिंग लिखना है ऑल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज। नेक्स्ट हेडिंग लिखना है ऑल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज। ए ढोकली लिख, ऑल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज। दो मिनट गाइस, थोड़ा सा इसमें चेंजेस है और अच्छे से पूरा पढ़ेंगे। चेंज मतलब आपको थोड़ा सा इजी नहीं है डायरेक्टली, कुछ इसमें 1-2 और क्लॉजेज है जो, इसलिए मैं आराम से इसको मैंने ब्रेक लेके अभी मैं समझा रहा हूं, ध्यान देना है पूरा। ऑल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज की हो गया है ऋतुजा छोरी। सी, एक मिनट। यश, हैरी पॉटर, गुलाब जामुन। अरे उसका सच में मजा अलग है। जब ट्रेडिशनल, आजकल तो क्या होता है वेडिंग्स वगैरह में तो सब
रेडी हो गया आता है। पहले कैसा था, घरों में ही बनाते थे, कड़े मिठाई भी घर में बनती थी, आचारी वगैरह आता है और ऐसा पूरा घर लगा हुआ रहता है, एकदम टिपिकल जमाना, पुराना जमाना बोलते हैं ना। आजकल कोई इतना झमेला नहीं करता, आजकल ऑर्डर देते रेडीमेड आता है, तो जब बनता है, हाँ बताइए, जान दो, चलो आ जाते हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज पे आते हैं। छोटे ध्यान दे, वहां ध्यान दे, हाँ ध्यान दो। अब ये देखो ऑल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या है, 2 मिनट पूरा ध्यान देना, पूरा कंसेप्ट समझ लो, ठीक है। सबसे पहले ऑब्वियसली यू नीड टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन। भाई कंपनी ने आज ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा, हम लोग कोचिंग बिजनेस में, कल हमने कोचिंग और अदर गुड्स में डील करना स्टार्ट किया, तो एमओए के अंदर हमें ऑल्टरेशन लाना पड़ेगा। इज दैट वेरी क्लियर गाइस? तो बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन, यहां पर अगर आप ये देख रहे हो, वी नीड टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन टू ऑल्टर दी ऑब्जेक्ट क्लॉज। इसमें इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप कारोबार बढ़ा रहे हो, डाइवर्सिफाई कर रहे हो, आप नई चीजें ऐड कर रहे हो, तो इट्स अ गुड साइन, ओके। बस ऑब्वियसली स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब MGT 14। बट अगर जस्ट इमेजिन आपने आईपीओ लेकर आए, इनिशियल पब्लिक ऑफर, आपने लोगों से पैसा लिया और आपने बोला था आईटी बिजनेस करने वाला है, और अभी तक वो आईपीओ जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हुआ भी नहीं है, और आप बोल रहे कि नहीं आईटी के साथ ऑटोमोबाइल बिजनेस भी करने वाले हैं। तो अभी जितने भी आईपीओ में पैसे आए हैं, आपने बताया कुछ और कर रहे और कुछ, ठीक है। आईपीओ लेकर आ गया, आपने बोला हम लोग आईटी बिजनेस करेंगे, लोगों ने आईपीओ में अप्लाई किया, आईपीओ प्रोसेस अभी तक पूरा नहीं हुआ है, और अभी आपने क्या कर दिया, यू डाइवर्सिफाइड फ्रॉम आईटी टू ऑटोमोबाइल। तो ये तो गलत हो गया ना। आप घर पे बोलोगे कि पापा मुझे क्लास की फीस भरनी है, और आप गोवा चले गए, चलेगा कि नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा, जूते पड़ेंगे। मैं जा सकता हूं, आप नहीं जा सकते हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो माई पॉइंट इज दैट, अंडरस्टैंड हियर, मैं जो बोलने जा रहा हूं ये नहीं चलेगा, बोला कुछ और कर रहे और कुछ। तो वैसे ही कंपनी ने क्या बताया, कंपनी ने बताया वी आर डूइंग आईटी बिजनेस, बट कंपनी ने पैसे लेकर आप क्या बोल रहे हैं कि वी आर डूइंग व्हाट, विच बिजनेस, ऑटोमोबाइल बिजनेस। उस केस में प्रोसीजर थोड़ा सा ज्यादा है, उस केस में प्रोसीजर थोड़ा सा ज्यादा है। आपको ये बात समझनी है। सब प्रोसीजर क्या ज्यादा है, सबसे पहले आपको इसके बारे में न्यूज़पेपर में भी नोटिस देना पड़ेगा कि देखो हम ऑल्टरेशन करने जा रहे हैं, हमने आईटी बिजनेस बोला था, अब हम ऑल्टर करके हम ऑटोमोबाइल में जा रहे हैं, और किसी को कोई तकरार है, ऑब्जेक्शन है, वो आकर हमें कम्युनिकेट कर सकता है। दूसरा, आपको पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि हर आदमी मीटिंग में आके वोट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो घर से वोट करेगा। जहां पर भी 200 से ज्यादा मेंबर्स है, या जहां पर भी आप आईपीओ मनी लेकर बैठे हो और आपने डाइवर्सिफाई कर रहे हो, उस केस में पोस्टल बैलेट फैसिलिटी तो देनी ही पड़ेगी। और तीसरी बात, अगर कोई मेंबर डिसेंट है, मतलब एग्री नहीं कर रहा है, उसे रिफंड ऑप्शन भी देना पड़ेगा, क्योंकि आपने बोला और कुछ था और अभी आप बिजनेस और कुछ कर रहे हो, तो आप जबरदस्ती उनसे पैसा नहीं ले सकते हो, और आपको रिफंड फैसिलिटी भी रखनी पड़ेगी। इज दैट वेरी क्लियर गाइस? तो देखो यहाँ पे लिखा है ये चीज, एक सेकेंड। ऑब्वियसली जहां पर भी 200 से ज्यादा मेंबर्स है, पोस्टल बैलेट फैसिलिटी तो देनी पड़ेगी। घर बैठकर वो पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट करेंगे, बट आजकल पोस्टल बैलेट कम हो गया, ई वोटिंग का रिलेवेंस बढ़ा है, करेक्ट बात। स्पेशल रेजोल्यूशन तो आ ही गया, MGD 14 ROC विल ऑथराइज विद इन 30 डेज। बट जहां पर भी अनयूटिलाइज्ड आईपीओ मनी की बात चल रही है, आईपीओ मनी अभी भी पूरा कंप्लीट आईपीओ प्रोसेस नहीं हुआ है, ठीक है ना बात, उस केस में पब्लिश इन द न्यूज़पेपर wherever the registered office is, along with reason कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, and you should give an exit offer to the dissenting shareholder। क्या ये समझ आया? करेक्ट है, यही थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी प्रोसेस वही है, बट एक बार अच्छे से समझो। देखो मैं मॉड्यूल से बता रहा हूं, याद देखना। ऑब्जेक्ट क्लॉज कैन बी ऑल्टर्ड बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन एंड कंप्लाइंग विद द अदर कंडीशन। फॉलोइंग कंपनी नीड टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन बाय मींस ऑफ पोस्टल बैलेट ओनली। जहां पर भी कंपनी है मोर देन 200 मेंबर्स, जहां पर भी 200 से ज्यादा मेंबर है, पोस्टल बैलेट का फैसिलिटी रखना ही पड़ेगा। और दूसरा, कंपनी विच हैज रेज मनी फ्रॉम पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस एंड स्टिल एनी अनयूटिलाइज्ड अमाउंट आउट ऑफ मनी हैज बीन सो रेज्ड, मतलब आईपीओ प्रोसेस करके पैसा लिया है और अभी तक आईपीओ प्रोसेस पूरा हुआ नहीं है, उस दौरान
आप ऑल्टरेशंस कर रहे हो तो आपको पोस्टल बैलेट फैसिलिटी रखनी पड़ेगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, हाउ टू ऑल्टर ऑब्जेक्ट क्लॉज? बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। बट रेजोल्यूशन पास करने का मोड ऑफ वोटिंग शुड बी पोस्टल बैलेट ओनली इन 2 cases, when there are more than 200, and second where the money has been raised through prospectus and money has been raised and kept unutilized। अब तक आईपीओ प्रोसेस पूरा हुआ नहीं है, उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? पोस्टल बैलेट से वोटिंग भी लेना पड़ेगा। प्लस मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको ये बोला कि जितने भी डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स है, देखो यहां पर क्या लिखा है, if company has raised money through prospectus and have unutilized money out of the money raised, then additional steps need to be taken, pass resolution by postal ballot। उसमें नोटिस में आप ये पूरा दोगे, प्लस you should give an opportunity to dissenting shareholder to exit by the promoters। तो आपको एग्जिट का ऑप्शन भी देना पड़ेगा, कोई दिक्कत? बाकी प्रोसेस वही, कॉल बोर्ड मीटिंग, सेंड नोटिस, 21 क्लियर डेज, 21 शॉर्टर नोटिस दे रहे तो 95% मेंबर शुड गिव कंसेंट, ये सब आ रहा है देखो, 21 डेज, 95%, पास स्पेशल रेजोल्यूशन, करेक्ट बात? तो ये सारी बातें वही है, बट एडिशनल बातें मैंने आपको बता दी, करेक्ट? तो आप एक काम करेंगे, इसको अच्छे से ड्राफ्ट करेंगे सो दैट सेल्फ स्टडी में दिक्कत ना है। लिखो वहां पे नीचे, ऑल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऑल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज, करेक्ट गाइस? मेरे हिसाब से चलो अब आप एक काम करना है, पहले ये डायग्राम बना लोगे, भले ये डायग्राम आपको आता है, फटाफट बना लोगे। तो तू वहां से बैठ के यहां देख रहा है तो जगह बदल दे भाई, आंख खराब हो जाएगी जिंदगी में। तो कोई बात नहीं, इधर आके इधर बैठ जा या फर्स्ट बेंच में बैठ जा, दिखेगा तो सही। क्या मतलब, देखो ना उसका डायरेक्शन देख रहे हो आप? लुक हु इज टॉकिंग मैन। आज कौस्तुभ ने आशीष को डाइवोर्स दिया है क्या? मैं यहां तू वहां, हाँ? और तू देखना नहीं चाहता है तो आधा टाइम तो तेरा ध्यान ही नहीं है। सही बोला? वी अंडरस्टैंड, बिकॉज यार मेरे करियर में कम से 15,000 बच्चे मैंने देखे, मजाक नहीं कर रहा हूँ। इट्स अ गुड एक्सपोजर कि अपने को सबका एक समझ आता है कि भाई क्या किसका ध्यान है किसका नहीं है, ये बहुत क्लियरली समझ कौन डेडिकेटेड है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने आपको बोला था हमें बैच के 1.5 मंथ में क्लियर होता है कि कौन कर पाएगा कौन नहीं कर पाएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बट हम बोलनी बात है। ऐसे कैसे बोले तुम नहीं कर पा रहे हो तुम कर पा रहे हो? इट्स अ बायसनेस ना। एक्सेप्शनल केस निकलते हैं उसमें कि हम जो सोच रहे हैं उसमें से कुछ नहीं कर पाने वाले कर लेते हैं, करेक्ट है, बट जनरली 90% प्रेडिक्शन सही रहता है। इट्स ऑल एक्सपीरियंस, मतलब इट्स नॉट अबाउट कि हम कुछ अलग सुपर टैलेंटेड है, ये अनुभव है, 10 साल का अनुभव है जहां पर हम चीजें परख सकते हैं किस बच्चा किस लेवल पर डेडिकेटेड है नहीं है, कौन एफर्ट्स दे रहा है नहीं है, ये सच है। एनीवेज, तो अब आगे बढ़े। ये आपने लिखा, ये पूरा प्रोसेस फॉलो करना है, इसको हम प्रॉपर नोट्स में स्टेप वाइज भी लिखने वाले हैं, बट एक समराइज लिख लिया आपने। अब भाई काम करो, नीचे लिखना इन केस ऑफ, ऐसे लिखना है, इन केस ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईपीओ मनी। इस पे क्वेश्चन बन सकता है, इन केस ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईपीओ मनी।
in case of unutilized IPO money, in case of unutilized IPO money, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करोगे, यहाँ 2 है ना तो 3 करना है, बस पहला पार्ट में एसआर फिर लिखना है, ठीक है ना बात, 3 पार्ट में डिवाइड करोगे, मैं बोल रहा हूँ प्लीज वैसे चलिए, ठीक है, मैंने बोला मेरे साथ ही लिखना है ये वाला पार्ट प्लीज। पहला पार्ट लिखोगे पास एसआर स्पेशल रेजोल्यूशन, जो आपने ऑलरेडी लिखा है, पास एसआर बाय पोस्टल बैलेट ओनली, पास एसआर बाय पोस्टल बैलेट ओनली, पास एसआर बाय पोस्टल बैलेट ओनली, करेगा इस पोस्टल बैलेट से ही, आपको मीटिंग बुलाने की जरूरत नहीं इसके लिए, पोस्टल बैलेट से ही वोटिंग लो, करेक्ट। सेकंड पार्ट, सेकंड और थर्ड, ये जो स्लाइड पे दिख रहा है जो फर्स्ट एंड सेकंड है वो आपका सेकंड एंड थर्ड बन जाएगा, प्लीज नोट डाउन। यस तो जब भी ऐसा सिचुएशन है, मतलब विच सिचुएशन, जहां पर आपने आईपीओ का पैसा रेस किया और बेसिकली ओ माय गॉश ओ एम जीज, सुनो मेरी बात, जब भी आपने आईपीओ का पैसा रेस किया है और आपका आईपीओ का पैसा रेस करते ही आपने क्या ऑल्टर किया है, ऑब्जेक्ट क्लॉज, तो ये वाला सिचुएशन है, उस नोटिस में आपने कुछ एडिशनल जानकारी देनी है, यहां देखना मेरी बात समझना, देखो द नोटिस of the resolution for altering the object clause shall contain the following particulars, थोड़ा डिटेल ज्यादा आएगा, मतलब देखो एक नॉर्मल सिचुएशन है जहां पर आप ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑल्टर कर रहे हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप नोटिस भेजोगे, वोटिंग लोगे, एसआर होगा, एमजेडी 14 ऑल्टरेशन डन, बट जहां पर आईपीओ प्रोसेस में पैसा लाया और अभी आप अचानक से ऑब्जेक्ट क्लॉज को आप ऑल्टर कर रहे हो, तो मैंने क्या बोला, पब्लिश इन दी न्यूज़पेपर, पोस्टल बैलेट ओनली, एंड थर्ड मैंने क्या बोला, गिव एन ऑप्शन टू एग्जिट, प्लस उस नोटिस में आपको थोड़ी जानकारी एडिशनल देनी पड़ेगी। सर क्या जानकारी देनी पड़ेगी, सबसे पहले टोटल मनी रिसीव आईपीओ में कितना पैसा आया, टोटल मनी यूटिलाइज के आपने 1000 करोड़ आया, 500 करोड़ यूज कर लिया है, एंड अनयूटिलाइज इज 500 करोड़, ओके, देन पर्टिकुलर्स ऑफ ऑल्टरेशन, क्या चेंज करना चाहते हो, क्यों चेंज करना चाह रहे हो, डिटेल्स, गिव अ रीजन, देन अमाउंट प्रपोज टू बी यूटिलाइज, कि नए ऑब्जेक्ट के लिए कितना पैसा लगने वाला है, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, देन एनी अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड प्लेस वेयर इंटरेस्टेड पर्सन में ऑब्टेन द नोटिस
टू बी पास्ड, मतलब आपको और जानकारी चाहिए तो वेबसाइट का हाइपरलिंक दो जहां पर और डिटेलिंग रहेगा। तो ये सारी बातें एडिशनली नोटिस में देना पड़ेगा जब आईपीओ प्रोसेस। अरे यार जस्ट इमेजिन, जोमैटो का आईपीओ है, जोमैटो में लोगों ने बोला कि हम ये बिजनेस में है, अचानक जोमैटो बोल रहा है कि नहीं हम ये नहीं, हम कोचिंग बिजनेस में आना चाह रहे हैं, जोमैटो क्लासेस खाओ और पढ़ो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो अब जोमैटो अचानक से कोचिंग में आ रहा है, तो मेरी एक बात समझना कि यहां पर एक तरीके से आपको यह समझना है कि लोगों का कॉन्फिडेंस हिलेगा, तो जोमैटो को डिटेलिंग और देनी पड़ेगी। और क्या डिटेलिंग देनी है? कितना पैसा आया, कितना यूटिलाइज हो गया, कितना बच गया, नए काम के लिए कितना पैसा लगेगा, करेक्ट है? ये सारी जानकारी एडिशनली आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो गाइस ये लिखोगे, आप नीचे लिखोगे, ठीक है? additional information to be disclosed in the notice, additional information to be disclosed in the notice, to be disclosed in the notice in case of unutilized IPO, in case of unutilized IPO and alteration of object clause. Additional information to be disclosed in the notice in case of unutilized IPO money and alteration of the object clause. तो पहला लिखोगे पॉइंट ए, टोटल मनी रिसीव्ड, पॉइंट ए टोटल मनी रिसीव्ड, point B total money utilized, total money utilized, point C details of proposed alteration, details of proposed alteration, details of proposed alteration. Next, justification for alteration, मतलब रीजनिंग, justification of alteration, justification for the alteration. Next, amount proposed to be used for new object, amount proposed to be used for new object, amount proposed to be used for new object, करेक्ट? उसके बाद नेक्स्ट, अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, करेक्ट गाइस? तो यहां पर आपको यह समझना है कि ये सब हो गया आपका अनयूटिलाइज आईपीओ का पूरा एडिशनल पॉइंट्स, थोड़ा एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशन। अब नॉर्मल प्रोसेस, बोर्ड मीटिंग बुलाओगे, करेक्ट बात? बोर्ड मीटिंग के बाद उस मीटिंग में क्या करोगे आप? रेजोल्यूशन पास करोगे, फिर डेट टाइम प्लेस ऑफ ईजीएम फिक्स करेंगे, उसमें क्या करेंगे? नोटिस ड्राफ्ट करेंगे और एक जन को ऑथराइज करेंगे, फिर मीटिंग बुलाएंगे, मीटिंग बुला कन्वे करेंगे नोटिस 101, फिर उसके बाद मीटिंग होल्ड करेंगे, फिर स्पेशल रेजोल्यूशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिर्फ ये वाला जो पार्ट है अनयूटिलाइज आईपीओ, और एक पार्ट है जहां पर पोस्टल बैलेट कंपलसरी, कहां पर? दो जगह, जब मेंबर आर मोर देन 200, एंड आईपीओ प्रोसेस जहां पर भी अनयूटिलाइज अमाउंट है और आप ऑल्टरेशन करने जा रहे हो, इस केस में आपको पोस्टल बैलेट तो यूज करना ही है। इज दैट वेरी क्लियर गाइस? बाकी सब प्रोसेस वही है। तो मैंने क्या किया? स्पेशल सिचुएशन पहले बता दिया, करेक्ट बात? अब ऑर्डिनरी प्रोसेस तो आपको ऑलरेडी आता है, बट उसको पॉइंटर फॉर्म में लिखेंगे, डिटेल नहीं लिखेंगे। इज दैट वेरी क्लियर? और एक पॉइंट ऐड करेंगे, दैट इज पोस्टल बैलेट, के पोस्टल बैलेट इज मैंडेटरी, इन विच केसेस? 2 केसेस। वेरी क्लियर गाइस? तो एक लाइन लीव करके लिखना वहां पे, एक लाइन लीव करके पोस्टल वाला बैलेट वाला पॉइंट लिखेंगे। हाँ, पॉइंट नंबर 1, हेडिंग लिखो बीच में, सॉरी, हाँ पोस्टल बैलेट का लिखोगे, ऑल्टरेशन बाय पोस्टल बैलेट ओनली, ये हेडिंग आएगा। Alteration by postal ballot only,
ऑल्टरेशन बाय पोस्टल बैलेट ओनली, ठीक है ना बात, डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, करेक्ट। फर्स्ट पार्ट, all companies having more than 200 members, all companies having more than 200 members, yes, first part, all companies having more than 200 members, or second part, yes, money raised through prospectus and still, money raised through prospectus and still unutilized amount, money raised through prospectus and still unutilized amount. Is that very clear? अब बाकी प्रोसेस वही है बेटा। अब ये देखो, यहां पे देखना, सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां पर क्या लिखा है, जो बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे, बोर्ड मीटिंग के लिए 7 दिन का नोटिस देना पड़ता है, या पढ़ोगे डायरेक्टर्स एंड बोर्ड मीटिंग 173 में, करने बाद आप डायरेक्टर स्टार्ट हो गया आपका आएगा, तो डायरेक्टर 149 से आगे 172 है, मीटिंग्स के ऑफ डायरेक्टर्स के लिए 173 से, तो 7 दिन। जैसे जनरल मीटिंग कितने दिन पहले बुलाना पड़ता है, 21 डेज, तो बोर्ड मीटिंग कितने दिन पहले, 7 डेज, ये आएगा। बोर्ड मीटिंग बुलाया, अब होल्ड द बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग होल्ड किया, पास बोर्ड रेजोल्यूशन, देन डेलीगेट एनी वन डायरेक्टर कोई काम करने के लिए, एंड देन फिक्स द डेट टाइम प्लेस ऑफ द जनरल मीटिंग, ड्राफ्ट द नोटिस एंड ऑथराइज द डायरेक्टर और CS। कोई दिक्कत? बोर्ड मीटिंग की नोटिस दोगे 7 दिन पहले, बोर्ड मीटिंग होल्ड करोगे, उस मीटिंग में आप क्या करोगे, रेजोल्यूशन पास करोगे, मीटिंग डेट फिक्स करोगे, उसके लिए नोटिस ड्राफ्ट करेंगे और उसको किसको इंचार्ज भी कर देंगे। उसके बाद में इन्होंने क्या बोला, सेंड दी नोटिस, याद रहे, सेंड द नोटिस, सेक्शन 101, बार बार बेस सेक्शन मैंने भी पढ़ाया था आपको, मैंने बोला बहुत बार आएगा, करेक्ट गाइस। और अगर शॉर्टर नोटिस देना है तो 95% मेंबर्स शुड एग्री, करेक्ट बात। उसके बाद होल्ड द जनरल मीटिंग एंड पास दी स्पेशल रेजोल्यूशन, करेक्ट बात। उसके बाद में आफ्टर पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन पास MGT 14 विद इन हाउ मेनी डेज, 30 डेज अलॉन्ग विद द अटैचमेंट, एंड देन द ऑल्टरेशन इज कंप्लीटेड। तो ये स्टेप तो आप आराम से लिख सकते हैं। बस इसमें एडिशनल क्या आ गया, IPO वाला, जो अनयूटिलाइज अमाउंट ऑफ IPO है, ये मैंने आपको डिटेल में अलग से पढ़ा दिया है। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? तो हम फटाफट स्टेप्स लिखेंगे, सिर्फ हेडिंग लिखेंगे, डिटेल आपको अभी समझ गया, करेक्ट। तो नीचे लिखना है प्रोसीजर फॉर ऑल्टरेशन ऑफ MOA, प्रोसीजर फॉर ऑल्टरेशन ऑफ MOA, प्रोसीजर फॉर ऑल्टरेशन ऑफ MOA। पहला, फर्स्ट इज नोटिस फॉर बोर्ड मीटिंग एटलीस्ट 7 days बिफोर, notice for board meeting at least 7 days before, notice for board meeting at least 7 days before, पहला। दूसरा, सेकेंड स्टेप, होल्ड बोर्ड मीटिंग, होल्ड बोर्ड मीटिंग। तीसरा, सेंड नोटिस फॉर जनरल मीटिंग, सेंड नोटिस फॉर जनरल मीटिंग। फिर आपको इसमें लिखना है 101 किसको नोटिस देना है, एग्जाम में लिख कर आना है, 101 लिख कर आना है यहाँ पे। अरे हाँ या ना, 21 क्लियर डेज, शॉर्टर नोटिस, 95% कंसेंट, वो सब रिपीटेशंस है, करेक्ट। नेक्स्ट स्टेप, होल्ड EGM एंड पास स्पेशल रेजोल्यूशन, होल्ड EGM एंड पास स्पेशल रेजोल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, फाइल MGT 14 विथ ROC, फाइल MGT 14 विथ ROC along with the following attachments, फाइल MGT 14 with ROC along with the following attachments। भाई उसमें अटैचमेंट क्या है, अब इन्हें एक थ्योरी बना दी यहाँ पर,
देखो क्या क्या आएगा, पहला अटैचमेंट है कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन, नोटिस की कॉपी, सारी कुंडली आप अटैच करोगे, यहाँ पे दिख रहा है ऑल्टर्ड एमओए, शॉर्टर नोटिस है तो कंसेंट का लेटर एंड एनी अदर अटैचमेंट। वेरी वेरी क्लियर गाइस। तो अलॉन्ग विद द फॉलोइंग अटैचमेंट में लिख दो वहां पे सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन। नेक्स्ट नोटिस, थर्ड ऑल्टर्ड एमओए, altered MOA. Fourth is any other attachments. Any other attachments. देखो ये हो गया, स्टेप नंबर कौन सा था ये 5। स्टेप 6 में रजिस्ट्रार 30 डेज में अप्रूवल देगा, करेक्ट बात। तो ये देखो यहाँ लिखा है द रजिस्ट्रार शैल रजिस्टर द ऑल्टरेशन एंड सर्टिफाई द रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज। और फिर सब जगह पर आप अपडेट करोगे ये कॉपीज, करेक्ट बात। तो नीचे लिखोगे स्टेप 6 फाइनल स्टेप, registrar will approve the alteration. Registrar will approve the alteration. खत्म हो गया है। तो गाइस ये आपके स्टेप्स थे जहां पर आपको क्या करना है, ऑल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज। आइडियली ये डायग्राम्स आपको याद रखना, जो डायग्राम ने पहले बनाया वहां से आपको ये स्टेप बहुत कॉमन है, और इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आप एक ही बार अच्छे से जब सेल्फ स्टडी करोगे तो पूरे स्टेप्स एक जगह पर अच्छे से लिखना और बाकी जगह से रीड करना, इतना एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इज दैट वेरी वेरी क्लियर। तो देखो मुझे बताओ, ऑब्जेक्ट क्लॉज में एक नया सिचुएशन आया, क्या सिचुएशन आया, अनयूटिलाइज्ड आईपीओ मनी। ये आपको याद रखना है, अगर अनयूटिलाइज्ड आईपीओ मनी है, पास स्पेशल रेजोल्यूशन ओनली बाय पोस्टल बैलेट, सेकंड पब्लिश इन दी न्यूज़पेपर, एंड थर्ड गिवन एग्जिट ऑप्शन टू दी डिसेंटिंग शेयर होल्डर। ये 3 बातें याद आ गई। और प्लस जब भी आप नोटिस भेज रहे हो, एडिशनल इंफॉर्मेशन नीड टू बी डिस्क्लोज। व्हाट एडिशनल इंफॉर्मेशन, टोटल मनी रिसीव, टोटल मनी यूटिलाइज, अनयूटिलाइज अमाउंट, मनी नीडेड फॉर न्यू प्रोजेक्ट, रीजन फॉर चेंज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी बातें आप उसमें एडिशनली डिस्क्लोज करोगे तो ऑल्टरेशन के 5 बड़े ऑल्टरेशंस आपके कंप्लीट हो गए। इज दैट वेरी वेरी क्लियर गाइस। कौन से 5 ऑल्टरेशंस हो गए, फर्स्ट इज नेम क्लॉज, सेकंड इज ऑब्जेक्ट क्लॉज, थर्ड इज liability clause, fourth is capital clause and next is object clause. सर सब्सक्राइबर क्लॉज ऑल्टर होता ही नहीं है। इज दैट वेरी क्लियर, करेक्ट बात। तो अभी भी चैप्टर में बहुत सारी बात है, ऐसा नहीं है, ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है। आप मॉड्यूल का पेज देखोगे ना, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 60 एंड एंड टिल 111, 51 पेजेस आपका मॉड्यूल रहेगा, 560 पेज। ये चैप्टर में 10% पेजेस अकेले एक तरफा इस चैप्टर में। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस। तो मतलब मैं और छोटी चीजें और बहुत कवरेज है, आराम से उसको पढ़ेंगे, बट सारे ऑल्टरेशंस एक बार देख लो। मैं आपको मैक्सिमम 3 मिनट दे रहा हूं, चेक करो, कहीं भी कुछ क्वेरी यू कैन आस्क मी एंड देन विल प्रोसीड।
चलो ठीक है, तो कोई दिक्कत है यहाँ पर? पक्का आगे बढ़े। अब थोड़ा सा कंपनीज एक्ट के प्रोविजन पर मैं जाना चाह रहा हूं। कंपनीज एक्ट, प्लीज प्लीज कंपनीज एक्ट पर अब यहां पर देखिए, सबसे पहले सेक्शन नंबर 15, 2 मिनट ध्यान देना। मुझे बताओ व्हाट इज 12 रजिस्टर्ड ऑफिस, 13 इज ऑल्टरेशन ऑफ एमओए, 14 हमने नहीं पढ़ा ऑल्टरेशन ऑफ एओए, एओए बाकी अभी तक, एमओ ही चल रहा था, करेक्ट। अब मैं बात कर रहा हूं 15 ऑल्टरेशन ऑफ एमओए और आर्टिकल्स टू बी नोटेड इन एवरी कॉपी। जब भी ऑल्टरेशंस कर रहे हो, सारे ऑल्टरेशंस हर कॉपी पर अपडेट करना कंपनी की जिम्मेदारी है, और ऑल्टर्ड कॉपी लोगों को अवेलेबल करके देना है। और अगर ऑल्टर्ड कॉपी नहीं दिया तो सेक्शन 15 के तहत उन पर पेनल्टी क्लॉज एप्लीकेबल होगा। तो ये बहुत सिंपल सेक्शन है, देखो, एवरी ऑल्टरेशन मेड shall be noted in every copy, and if the company makes a default, then they are liable for penalty of 1000 rupees per copy without alteration। तो जो भी अपडेट्स है, अपडेटेड कॉपी लोगों को देनी है, और अपडेटेड कॉपी नहीं दोगे तो पर कॉपी पेनल्टी 1000 रुपये कंपनी को देना पड़ेगा। बट आइडियली स्पीकिंग ये सेक्शन का इतना महत्व नहीं है। रीजन ये है, आजकल आरओसी से आपको कॉपी मिल जाती है, तो लोग कंपनी से लेने के जगह पर किससे ले लेते हैं? आरओसी। ऑनलाइन पोर्टल बन चुके हैं, इजी क्लिक है, मिल जाता है। कंपनी को भी अप्लाई करो तो देना पड़ता है, बट अगर कंपनी ने अनऑल्टर्ड कॉपी दी है, उस केस में कंपनी को पेनल्टी अट्रैक्ट होगी। सेक्शन नंबर 15 खत्म हो गया। सेक्शन 16 आपने ऑलरेडी पढ़ा, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। गवर्नमेंट जब ऑर्डर देता है, तो गवर्नमेंट जब ऑर्डर देगा तो नाम बदलना बहुत ही जरूरी है। नेम क्लॉज के अंदर पढ़ा हमने। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? तो 15 2 लाइन में लिख लो, ये आपके मॉड्यूल में नहीं है, बट ये सेक्शन में रेफरेंस दिया उन्होंने 15 का, इसलिए मैं लिखा रहा हूं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ठीक है, तो सेक्शन 15 लिखना है, ऑल्टरेशन ऑफ एमओए और एओए, ऑल्टरेशन ऑफ एमओए और एओए टू बी नोटेड इन एवरी कॉपी। Alteration of MOA or AOA to be noted in every copy. Alteration of MOA or AOA to be noted in every copy. करेक्ट गाइस? उसमें आप डैश करके लिखोगे, every alteration shall be noted in every copy. Every alteration shall be noted in every copy. Every alteration shall be noted in every copy of memorandum or articles. Every alteration shall be noted in every copy of memorandum and articles. Next point, in case of default, in case of default, in case of default, penalty of rupees 1000 per copy, penalty of rupees 1000 per copy, penalty of rupees 1000 per copy। उसके बाद सेक्शन 17 क्या है? जब भी कोई भी मेंबर कंपनी को रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमें एमओए एओए चाहिए, या कोई हमें एग्रीमेंट या रेजोल्यूशन चाहिए, तो कंपनी का काम है 7 दिनों में ये अवेलेबल करा के देना, ऑब्वियसली ऑन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब फीस। वेरी क्लियर गाइस? तो अ कंपनी शैल ऑन रिक्वेस्ट बाय द मेंबर विद इन 7 days एंड सब्जेक्ट टू द फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब। रूल्स में देखना पड़ेगा, करेक्ट बात? अ कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, नेमली मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, एग्रीमेंट एंड रेजोल्यूशन इफ एनी विच इज एम्बॉडीड विद दी मेमोरेंडम और आर्टिकल, जो इसका पार्ट है, करेक्ट बात? और अगर कंपनी ने नहीं किया तो कंपनी को पर डे 1000 रुपीज पेनल्टी देनी पड़ेगी, और 1 लाख विच एवर इज लेस। तो ये हो गया बहुत इजी। क्या मेंबर कंपनी को अप्लाई करके कॉपी डिमांड कर सकता है? यस। क्या मेंबर को कॉपी देना पड़ेगा? यस। कितने दिनों में देना पड़ेगा? 7 days। कितनी फीस मेंबर को देनी है? प्रिस्क्राइब फीस। और अगर कंपनी ने अवेलेबल नहीं कराया, देन द कंपनी नीड टू पे पेनल्टी ऑफ रुपीज 1000 पर डे और रुपीज 1 लाख विच एवर इज लेस। खत्म हो गया सेक्शन 17। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? करेक्ट? तो आपके जो करिकुलम में देखो पूरा चैप्टर नहीं है,
आपको ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे, आप सेक्शन 18 जो है ना, कन्वर्जन ऑफ कंपनी, ये चैप्टर 12 में आएगा। कन्वर्जन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, आर यू गेटिंग दिस? तो वो कन्वर्जन कैसे करते हैं, 19 आपको नहीं है, 20 नहीं है आपको इस करिकुलम में, 21 भी नहीं है, 22 भी नहीं है, जरूरी नहीं आपको होना चाहिए। वेरी क्लियर? तो आइडियली मैं क्यों बता रहा हूं, कल आपको लगने को कि जो सेकंड पार्ट है इनकॉर्पोरेशन एंड मैटर इंसिडेंटल, दैट हो कि सर ने सेक्शन नहीं पढ़ा है ही नहीं। करेक्ट बात, जरूरत नहीं है। करेक्ट, तो जहां पर रिक्वायर्ड है ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। अब सेक्शन नंबर 17 क्लियर हो गया क्या सबको? करेक्ट है। 18 मैंने आपको क्या बोला, इट विल कम इन कन्वर्जन चैप्टर। 11 और 12 जो भी चैप्टर एप्लीकेबल है, करेक्ट बात, तो वो 18 तब रेफर होगा। बट अभी आप 17 नोट डाउन करोगे। सेक्शन 17, copies of MOA AOA to be given to members. Copies of MOA AOA to be given to members. Copy of MOA AOA to be given to members. Point A, request is made by member. Request is made by member. Second, prescribe fees. Prescribe fees. Third point. Third point लिखोगे कि कंपनी shall send him within 7 days. Company shall send him within 7 days. कंपनी शैल सेंड हिम विद इन 7 days. 7 दिनों में कंपनी सेंड करेगा। करेक्ट गाइस? उसके बाद नेक्स्ट, बीच में वर्ड लिखना पेनल्टी। अगर कंपनी ने नहीं किया तो पेनल्टी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फोर्थ पॉइंट इज पेनल्टी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट ₹1000 पर डे, मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या था, कंपनी शैल सेंड हिम विद इन 7 days. वेरी क्लियर? अब उसके बाद फोर्थ पॉइंट इज पेनल्टी। पेनल्टी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज, क्या लिखोगे, ₹1000 पर डे। सेकेंड पार्ट इज ₹1 lakh। 1 lakh, नीचे कॉमन पॉइंट आएगा विच एवर इज लेस। विच एवर इज लेस। ₹1000 पर डे पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है ₹1 lakh, बीच में लिखोगे विच एवर इज लेस। तो ये हो गया आपका सेक्शन नंबर 17 खत्म। ठीक है ना बात? 18 मैंने आपको क्या बोला, इट विल बी देयर इन अनदर चैप्टर। करेक्ट? तो कंपनीज एक्ट के थ्रू हमने सब देख लिया, कंपनीज एक्ट के एंगल से सब देख लिया है। बस एक सेक्शन बचा, दैट इज ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स। सो गाइस, अभी एक्चुअली एक समझना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ ड्राफ्ट डाल दिए। ड्राफ्ट मतलब कि ड्राफ्टिंग्स, आप जब फाइनल पर आओगे ना, आपको ड्राफ्टिंग्स करके एक सब्जेक्ट है, कम से कम 200-300 ड्राफ्ट्स आपको बैठ के सिखाते हैं कि रेंट एग्रीमेंट कैसे लिखते हैं, प्रॉपर्टी एग्रीमेंट्स में कैसे लिखते हैं, करेक्ट बात, कंपनी के रेजोल्यूशंस कैसे होते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक पूरा 100 मार्क का सब्जेक्ट है ड्राफ्टिंग, सौम्या मैम पढ़ाते हैं वो चीज़, एंड आपको ये समझना है कि वो पूरे ड्राफ्ट्स की पूरी प्रैक्टिस कराते हैं, करेक्ट बात। तो वो फाइनल लेवल पे। बट अभी एसबीसी में इन्होंने क्या किया, कुछ 8-10 ड्राफ्ट आपको दे दिए कि थोड़ा तो टच रहे, और फिर बाद में स्पेशलाइजेशन पर ध्यान देंगे। वेरी क्लियर गाइस? तो मैं क्या चाहूंगा, और 2 लेक्चर होने वाले हैं, करेक्ट बात। इस चैप्टर को और 2 लेक्चर रफली लगेंगे, पक्का लगेंगे, 1.5 लेक्चर लग सकता है। अभी एक ड्राफ्ट मैं दे दूंगा, उसको नियर बाय ड्राफ्ट एक होमवर्क दूंगा प्रैक्टिस के लिए, तो आपका 2-3 लेक्चर्स में ड्राफ्ट की प्रैक्टिस भी कंप्लीट हो जाती है। इज दैट वेरी क्लियर? तो एकदम इजी है। लेट मी कम टू द ड्राफ्ट। चैप्टर के एंड में इन्होंने पूरे ड्राफ्ट्स दे दिए। पहले 2-3 ड्राफ्ट तक आपको टफ लगेगा, बट भरोसा मानना, इट्स वेरी इजी है। ओके, थोड़े 1-2 ड्राफ्ट तक आपको लगेगा कि अरे ये कैसे याद करे, क्या करे, ठीक है ना बात, ये चीजें रहेगी। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये देखो सेक्शन 15, ऑल्टरेशन ऑफ एमओए टू बी नोटेड इन एवरी कॉपी, ये हमने पढ़ लिया। हर ऑल्टर्ड कॉपी अवेलेबल करानी पड़ेगी। अब ये देखो ड्राफ्ट स्टार्ट हो गए। बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर चेंज ऑफ नेम, तो नाम बदलने के लिए पहले बोर्ड मीटिंग करेंगे आप, और क्या रेजोल्यूशन पास करोगे, बोर्ड रेजोल्यूशन। तो देखो बस रीड करते पहले,
देखो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट रिजॉल्व दैट, क्या रिजॉल्व किया, इन परसुएंट टू दी प्रोविजन ऑफ सेक्शन 13, सेक्शन 13 में ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम है, करेक्ट है, एंड अदर एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट if any and rules thereunder, subject to the rules, subject to 13 and subject to act and subject to approval of ROC and central government MCA and members approval. अरे नाम बदलने के लिए गवर्नमेंट अप्रूवल लगता है, बट वो उन्हें और डेलीगेट किसको किया है, ROC को ही कर दिया है, करेक्ट बात। तो सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट, subject to the approval of ROC and subject to the approval of the MCA, correct बात, and members, the consent of the board be hereby accorded to change the name of the company from to this or this or this. अब वो नेम अवेलेबिलिटी चेक करना पड़ेगा, हमने 2-3 ऑप्शन लिखेंगे, ये नाम नहीं मिला तो ये नाम, ये नाम मिला तो ये नाम, करेक्ट है, एंड मे बी अप्रूव बाय द रजिस्ट्रार। फर्दर रिजॉल्व दैट फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग इफेक्ट टू दिस रेजोल्यूशन, किसको ऑथराइज करेंगे काम करने के लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नाम सजेस्ट करेंगे और एक जन को इंचार्ज करेंगे, तो उसको अथॉरिटी दे रहे हम, फर्दर रिजॉल्व दैट डैश डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, उसका नाम जो भी नाम रहेगा कि मिस्टर रामलाल श्यामलाल, एंड hereby ऑथराइज ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी टू मेक एप्लीकेशन टू MCA फॉर असर्टेनिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रपोज नेम, कि नाम अवेलेबल है या नहीं है। याद आ रहा ऑल्टरेशन ऑफ नेम क्लॉज, पहला क्या होता है बोर्ड मीटिंग, सेकेंड क्या होता है सीक दी नेम, थर्ड क्या होता है कंफर्मेशन ऑफ द नेम, देन अगेन दी बोर्ड मीटिंग कि ये नाम मिला है और हमें मीटिंग बुलाना है, फिर देन नोटिस, देन EGM। याद आ रहा है आपको ये चीज है, करेक्ट है। तो हमने किसको इंचार्ज करना है, वो जाकर MCA से चेक करेगा अवेलेबिलिटी ऑफ द नेम एंड टू ऑल द एक्ट डीड थिंग्स नेसेसरी टू साइन एंड एग्जीक्यूट ऑल द डॉक्यूमेंट्स फॉर गिविंग इफेक्ट टू द अबव रेजोल्यूशन। ये ऐसा ड्राफ्टिंग है। तो पहली बार आप जब लिखोगे आपको थोड़ा दिक्कत जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, हम जब 7-8 ड्राफ्ट लिख लेंगे तो आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा, और मुझे लग रहा है कि इसका ट्रेंड आएगा, क्वेश्चन दे में भी आस्किंग टू ड्राफ्ट द सेम, आपको देंगे कंपनी का नाम दे देंगे, ये कंपनी नाम बदलना चाह रहा है, ड्राफ्ट अ बोर्ड रेजोल्यूशन, एग्जाम में 5 मार्क के क्वेश्चन की पूरी संभावना है, ये मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, और एकदम ईजी है, स्टार्टिंग में 2-3 ड्राफ्ट तक ही तकलीफ आएगी, ये मेरा अश्योरेंस है। तो अब एक काम करेंगे, आप ये वाला आप समझकर देखकर लिखोगे और फिर हम स्टॉप करेंगे। इज दैट वेरी क्लियर? लिखो हेडिंग, मैं डिक्टेट करूंगा। अच्छा देखो, ये जब है ना रिजॉल्व दैट, ये कंपल्सरी कैपिटल में चाहिए, ये याद रखना, ये आपने कैपिटल में एग्जाम में ही लिखना, फर्दर रिजॉल्व दैट, ठीक है, ये कैपिटल में चाहिए। और अगर आपको कोई कंपनी का नाम दिया है तो ऑब्वियसली कंपनी का नाम लिखोगे, करेक्ट, प्रपोज नेम दिया है तो यहाँ लिखोगे, और कोई डायरेक्टर का नाम दे दिया तो यहाँ लिखोगे, बाकी तो ऑलमोस्ट थोड़ा वर्डिंग्स इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट। तो लिखो आप है सैंपल बोर्ड रेजोल्यूशन, सैंपल बोर्ड रेजोल्यूशन सैंपल बोर्ड रेजोल्यूशन for change in the name of company, sample board resolution for change in the name of company, sample board resolution for change in the name of company। स्टार्टिंग किससे करेंगे, resolve that, और कुछ रिजॉल्व कर रहे तो फर्दर रिजॉल्व दैट, करेक्ट। तो लिखो नीचे, कैपिटल में लिखोगे resolved that pursuant to the provision of section 13, pursuant मतलब according to, pursuant to the provision of section 13, pursuant to the provision of section 13 and other applicable provisions of Companies Act 2013 if any, pursuant to the provision of section 13 and other applicable provision of Companies Act 2013 if any, and other applicable provisions of Companies Act 2013 if any,
and the rules framed thereunder, and the rules framed thereunder, and the rules framed thereunder, rules framed thereunder, and subject to approval of ROC, comma, ROC फुल फॉर्म लिखना पड़ता है, अब आप शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख सकते. सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, कॉमा, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, मतलब ये जहां से नेम अवेलेबिलिटी पता चलता है, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, कॉमा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. एग्जाम में सब फुल फॉर्म लिख के आना है. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एंड अप्रूवल ऑफ द मेंबर्स, अप्रूवल मेंबर. इन सबका अप्रूवल मिला तो हम ये रिजॉल्व कर रहे हैं. किसका अप्रूवल? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड मेंबर्स. अगर ये राजी है तो हम लोग क्या डिसाइड कर रहे हैं हम ये बता रहे हैं, कॉमा, ठीक है ना बात. द कंसेंट ऑफ द बोर्ड बी एंड इज, द कंसेंट ऑफ द बोर्ड, द कंसेंट ऑफ द बोर्ड बी एंड इज hereby accorded, the consent of the board be and is hereby accorded, the consent of the board be and is hereby accorded to change the name of company from dash to dash or dash, to change the name of company, to change the name of company from dash to dash or dash, to change the name of the company from dash, ये नाम से, to dash और dash और dash. एक्चुअली 6 नाम देने पड़ते हैं आइडियली, प्रैक्टिकली, ठीक है ना बात. टू चेंज द नेम ऑफ द कंपनी टू, फ्रॉम, टू दिस और दिस, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रार, subject to approval of registrar, subject to approval of registrar, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रार. अब ये हमने रिजॉल्व कर दिया. क्या रिजॉल्व किया? सब्जेक्ट टू परमिशन ऑफ गवर्नमेंट, सब्जेक्ट टू आरओसी, एमसीए, सेंट्रल रजिस्ट्री अथॉरिटी. हम ये नाम रखने की इच्छा रखते हैं और ये पूरा प्रोसेस करने के लिए हम किसको ऑथराइज कर रहे हैं. दैट इज पैराग्राफ नंबर 2. करेक्ट बात. तो नीचे लिखोगे फर्दर रिजॉल्व दैट, फर्दर रिजॉल्व दैट, फर्दर रिजॉल्व दैट. आगे क्या और रिजॉल्व कर रहे हैं हम, क्या डिसीजन ले रहे हैं, रेजोल्यूशन, रिजॉल्व. ओके. फर्दर रिजॉल्व दैट for the purpose of giving effect to this resolution, for the purpose of giving effect to this resolution, for the purpose of giving effect to this resolution, dash director of the company, dash director of the company is authorized, dash director of the company is authorized on behalf of company, is authorized on behalf of company, is authorized on behalf of company to make application to MCA, to make application to MCA. अगर MCA लिख रहे तो सब कैपिटल में लिखना है. To make application to MCA, to make application to
MCA for ascertaining the availability of proposed name. 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 ये मतलब वो जाके अप्लाई करेगा. And to do all the acts and things. And to do all the acts and things. And to do all the acts and things as may be necessary. And to do all the acts and things may be necessary, proper or desirable. May be necessary, proper or desirable. May be necessary, proper or desirable. ठीक है. एक तो वो जाकर अप्लाई करेगा, वो सारे काम करेगा जो ये काम करने के लगे, और जहां जहां साइन लग रहा है वो कंपनी के बिहाफ पर साइन करेगा. ये बोलने का अर्थ है. तो हम उसको 3 चीज दे रहे हैं कि तू जा, ये डायरेक्टर अप्लाई करेगा, ये डायरेक्टर नाम चेक करने के लिए जो भी लग रहा है सब करेगा, और ये जहां जहां पर भी सिग्नेचर्स लग रहे हैं वो कंपनी के बिहाफ पर साइन करेगा. तो आपने क्या लिखा कि एंड थिंग्स एज मे बी नेसेसरी, प्रॉपर एंड और डिजायरेबल, एंड टू साइन and execute all the necessary documents, and to sign and execute all the necessary documents, and to sign and execute all the necessary documents for giving effect to the above resolution. For giving effect to the above resolution. ठीक है. तो गाइज आपको मैं एक, देखो आपने बोर्ड रेजोल्यूशन का एक ड्राफ्ट देखा, एक आप लिख लोगे ना घर, आएगा. मैं आपको एक बता रहा हूं, अभी एक ड्राफ्ट आपका होमवर्क है. व्हाट ड्राफ्ट इज योर होमवर्क? चलो मैं आपको थोड़ा सा ये देखो, ये वाला कॉपी देखते हैं. या एक सेकंड रुको, चलो ये वाला सैंपल बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर ऑल्टरिंग दी ऑब्जेक्ट क्लॉज. बस रीड करते हैं. व्हाट इज ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑल्टरेशन? ये देखो, सबसे पहले रिजॉल्व दैट pursuant to provision of section 13 as well as 15 and other applicable provisions if any of the Companies Act, ठीक है ना बात, on subject to the consent of the members and approval of the registrar or any other regulatory authorities hereby alter that. ठीक है ना बात. यहां पर हम क्या करना चाह रहे हैं? यहां पर हम ये करना चाह रहे हैं कि रेंडर, हम चीज क्या ऐड करना चाह रहे हैं, हम ये ऑब्जेक्ट क्लॉज में ऐड करना चाह रहे हैं टू रेंडर सर्विसेज एज अ ब्रोकर और कमीशन. हम ये ऑल्टरेशन करना चाह रहे हैं. करेक्ट है. ये रिजॉल्व हो गया. एंड फर्दर रिजॉल्व दैट एनी डायरेक्टर CS be hereby severally authorized to sign, file, verify, execute, submit forms as may be required necessary for giving effect to this resolution. तो ये एक सैंपल रेजोल्यूशन कॉपी है ऑफ द बोर्ड फॉर ऑल्टरिंग दी ऑब्जेक्ट क्लॉज. इन्हें थोड़ा सा और चेंजेस करके आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये वाला आपका होमवर्क रहेगा एंड मैंडेटरी होमवर्क रहेगा जो चेक किया जाएगा. अगर आपने लिख लिया तो आपको बोर्ड रेजोल्यूशन लिखना इजी पड़ेगा, हाथों हाथ. अगर आप 10 दिन के बाद लिखोगे पूरा एफर्ट जीरो होने वाला है. तो ये वाला जो है आपके बुक में है, नी नॉट वरी. कौन सा लिखना है आपने? सैंपल बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर ऑल्टरिंग दी ऑब्जेक्ट क्लॉज. आज के लिए इतना ही गाइस. जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय.